यस, सो हम कहा थे, लिमिटेशन हो गया था ना अपना, ठीक है। लिमिटेशन में सिंपल है कि दो जजमेंट के पॉइंट थे, ठीक है। एक कोलिजन कर जजमेंट है, इसलिए फिर कोलिजन किया तो रीजनेबल एश्योरेंस ही दे पाएंगे और स्मॉल एंटिटीज को वो लगता है। और एक और पॉइंट था, हाँ, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है आपको, ठीक है। तो आई थिंक ये अच्छे से आप लोग लर्न कर सकते हो, राइट, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे, आज हमारा टारगेट है कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। फटाफट विदाउट वेस्टिंग टाइम अपन चालू करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अभी इंटरनल कंट्रोल्स के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। मतलब कंपोनेंट्स का मतलब इंडिया के कंपोनेंट्स क्या है, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, एमपी, ठीक है। ये सारे 28 स्टेट्स मिला के इंडिया बनता है। वैसा ही इंटरनल कंट्रोल से कुछ विभाजन है और ये पांचों मिला के हम इंटरनल कंट्रोल बोलते हैं। सबसे पहला होता है कंट्रोल एनवायरनमेंट। क्या होता है? कंट्रोल एनवायरनमेंट। कंट्रोल एनवायरनमेंट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। कंट्रोल एनवायरनमेंट, कंट्रोल एनवायरनमेंट मतलब आपकी कंपनी में कंट्रोल को लेके क्या एनवायरनमेंट है ना। फॉर एग्जाम्पल, टेक्निकली हम लोग पढ़ेंगे अभी, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे मान लो एक गोडाउन है, वो गोडाउन में सोयाबीन रखा हुआ है, ठीक है, या वो गोडाउन में तुअर रखी हुई है, चना रखा हुआ है, ठीक है, और सिर्फ एक कैमरा है, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, मतलब कंट्रोल है, कंट्रोल ठीक ठीक से है, ठीक है। लेकिन मान लो चारों कोन में 4 कैमरे लगे हैं, 2 सिक्योरिटी गार्ड भी है, 2 कुत्ते भी पाले हुए उन्होंने, तो हम उनको देख के अपन प्राइवेसी अपना एक जो बनता है दिमाग, वो क्या बोलता है कि यार ये लोग है ना कंट्रोल सेंसिटिव है, इनका कंट्रोल एनवायरनमेंट बहुत प्यारा है, करेक्ट है। एम स्क्वायर के बारे में कोई बोलेगा तो अपन क्या बोलेंगे कि यार एम स्क्वायर में जो राइटिंग प्रैक्टिस का एनवायरनमेंट है वो बहुत बढ़िया है, हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस से बहुत फोकस करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही कंट्रोल एनवायरनमेंट, इट इज अ ब्रॉडर टर्म, ठीक है, कंट्रोल एनवायरनमेंट, ठीक है। अभी इसमें ना सब चीज में बहुत सारे सब पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो अपने को जो क्वेश्चंस बनेंगे ना वो एक नहीं काफी क्वेश्चंस बनेंगे इसमें, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपकी जो मैप है, मैप में हम आ जाओ, लिमिटेशन तक पहुंच गए होंगे मैप में, वेरी वेरी गुड। उसके बाद में हेडिंग डालो कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, और उसमें फिर क्या करो तुम, मैप में कैसा बनाओ पता है, ये देखो मैप में ये बना लो, ठीक है। फटाफट, टाइम कम है, ये देखो जो मैंने बॉक्स किया ना रेड में, इतना बनाओ मैप में। कंट्रोल एनवायरनमेंट, एंटिटी का आरएपी क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम और कम्युनिकेशन क्या है, कंट्रोल को लेके एक्टिविटीज क्या करती है, और अल्टीमेटली कंट्रोल्स की मॉनिटरिंग होती है या नहीं होती है, ठीक है। चले क्या, अब देखो कंट्रोल एनवायरनमेंट है ना, मैंने बोला सबसे क्रूशियल और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल एनवायरनमेंट, अभी देखो द ऑडिटर शेल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग, क्या लेनी है ऑडिटर को, अंडरस्टैंडिंग, ऑडिटर को ऑब्टेन करनी है अंडरस्टैंडिंग, काय को लेके अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है, ऑडिटर शेल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग, है ना, काय की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, कंट्रोल एनवायरनमेंट, अंडरस्टैंडिंग लेनी है कंट्रोल एनवायरनमेंट, ये तो अपन क्लियर है। भाई तू इंटरनल कंट्रोल की कंपोनेंट्स चेक कर रहा है और पहला कंपोनेंट कंट्रोल एनवायरनमेंट है, तो तू पहले तो कंट्रोल एनवायरनमेंट की जानकारी लेगा ना, तभी तू जजमेंट बना पाएगा कि भी तो ओवरऑल इंटरनल कंट्रोल कैसा है कैसा नहीं है, बराबर है। तो उन्होंने बोला है कि ये अंडरस्टैंडिंग ऑडिटर जब लेगा तो ऑडिटर क्या चीजें देखेगा, क्या इवेल्युएट करेगा, तो उससे पता चलेगा कि जो कंट्रोल एनवायरनमेंट है उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। ये दो चीजें वो जब लेगा तो उसको कंट्रोल एनवायरनमेंट को लेके बेसिक जानकारी मिलेगी एंटिटी की, ठीक है। अब वो दो चीज क्या है, पहला मैनेजमेंट हैज क्रिएटेड, वेदर क्या बोलता, वेदर मैनेजमेंट हैज क्रिएटेड अ कल्चर ऑफ ऑनेस्टी, क्या मैनेजमेंट ने सच ऑनेस्टी का कल्चर क्रिएट किया है, क्या मैनेजमेंट ने ऑनेस्टी का कल्चर क्रिएट किया और मेंटेन भी कर रहे हैं,
ऑनेस्टी और एथिकल बिहेवियर। मैं तुमको बार बार बोलता हूँ ना, होमवर्क नहीं किया तो सच्चाई से मेरे को बोलता हूँ ना, कोई दिक्कत, सच्चाई इंपॉर्टेंट है ना, झूठ बोलना सही बात नहीं है। तो मैं बार बार प्रमोट कर रहा हूँ ऑनेस्टी, मैं कंफर्टेबल फील करवा रहा हूँ आपको कि तुम सच बोल सको, तुम डरो ना मेरे से, करेक्ट है। तो मैनेजमेंट ने ये ऑनेस्टी और एथिकल बिहेवियर का कल्चर क्रिएट किया है क्या, और अगर क्रिएट किया है तो वो सालों साल उसको मेंटेन कर पा रहे हैं क्या? ये जब वो इवेल्युएट करेगा, कौन, ऑडिटर, तो उसे कंट्रोल एनवायरनमेंट की जानकारी मिलेगी, अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। और कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या है, इंटरनल कंट्रोल का पहला कंपोनेंट है। क्लियर है? ठीक है। सेकंड, द स्ट्रेंथ इन इंटरनल कंट्रोल एलिमेंट्स। इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट के कुछ एलिमेंट्स हैं। किसके? कंट्रोल एनवायरनमेंट के कुछ एलिमेंट्स है। ठीक है। द स्ट्रेंथ इन द कंट्रोल एनवायरनमेंट एलिमेंट्स collectively provide an appropriate foundation for other components of internal control. इंटरनल कंट्रोल के जो बचे हुए 4 कंपोनेंट है ना, अगर कंट्रोल एनवायरनमेंट के जो एलिमेंट्स है, जो मैं तुमको पढ़ाने वाला हूं अभी, वो अगर स्ट्रेंथ है तो बचे हुए चारों कंपोनेंट के लिए एक एप्रोप्रिएट फाउंडेशन बन जाता है कि उनमें भी स्ट्रेंथ रहेगी, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल एनवायरनमेंट। अब एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट मतलब कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या होता है वो आपको मालूम पड़ेगा, करेक्ट है ना? ठीक है ना? तो सबसे पहले अपन देखते हैं कंट्रोल एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स क्या है। कोई आपको पूछता है कि भाई चल ठीक है, इंटरनल कंट्रोल की क्या कंपोनेंट्स है, तो हम बोलेंगे भाई इंटरनल कंट्रोल के 5 कंपोनेंट्स हैं। 5 में से पहला कंपोनेंट है कंट्रोल एनवायरनमेंट। ठीक है। कंट्रोल एनवायरनमेंट को लेके क्या करना है, तो हम बोलेंगे ऑडिटर विल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग अबाउट कंट्रोल एनवायरनमेंट। और वो कैसे लेगा, तो ही विल इवैल्यूएट वेदर मैनेजमेंट हैज क्रिएटेड ऑनेस्टी कल्चर एंड स्ट्रेंथ, जो कंट्रोल एनवायरनमेंट की जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो बचे हुए कंपोनेंट्स के लिए एक एप्रोप्रिएट फाउंडेशन लेकर देती है। ये दो चीज ऑडिटर इवैल्यूएट करेगा कि कंट्रोल एनवायरनमेंट की स्ट्रेंथ कैसी है, क्या वो दूसरे कंपोनेंट्स के लिए, क्या वो दूसरे कंपोनेंट्स के लिए फाउंडेशन ले कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है। अभी आपने ये डायग्राम बनाया है ना, अभी इसके नीचे ऐसी लाइन बना दो ऐसा, राइट, और इधर आप हेडिंग डालो एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट। कंट्रोल एनवायरनमेंट के नीचे डालो एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट। डाला? उसमें देखो पहली हेडिंग डालो ये वाली, ए वाली लिखो, है ना? ठीक है। अभी देखो तुम्हें ना कंट्रोल एनवायरनमेंट में, ठीक है, क्वेश्चन लिखो, मैं बोलता हूं, लाइन छोड़नी है ना, वो तो छोड़नी चाहिए, तुम पहले क्वेश्चन लिखो, वो तो मैप में लिखना है ना, वो तो ये जो डायग्राम मैप में बनाना था, तुम पहले क्वेश्चन लिखो अभी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंट्रोल एनवायरनमेंट, स्टेट द एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट, सेम क्वेश्चन है, स्टेट द एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट। बराबर है? ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ऑडिटर शैल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंट्रोल एनवायरनमेंट, है ना, फॉर दिस पर्पस ही शैल इवैल्यूएट कल्चर ऑफ ऑनेस्टी एंड स्ट्रेंथ इन एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट। ठीक है। एंड उसके बाद में हम लिखेंगे एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स, उसमें पहला है कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज, कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज, कि भाई मैनेजमेंट ने अपने एम्प्लॉइज को, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को एथिकल वैल्यूज कैसे कम्युनिकेट करी है,
और फिर कम्युनिकेट करी है, तो ये कैसे देखा है कि वो इंप्लीमेंट हो रही या नहीं। अब मैंने आपको एथिकल वैल्यू कम्युनिकेट करी, मान लो मैं बोलता हूँ कि आपको शूज बाहर निकाल के आना है, ये मैंने कम्युनिकेट कर दिया आपको एथिकली, बराबर है। अब इसके अलावा मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, अब ये तो हो गया, अब तुम आ रहे हो, एक दिन तुमने बाहर निकाला, दूसरे दिन बाहर निकाला, तीसरे दिन नहीं निकाला, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, तो क्या मैं उसको इंप्लीमेंट कर पा रहा हूँ क्या? सिर्फ कम्युनिकेटेड है वो, हेलो, नहीं नहीं, हाउ, ठीक है, ओके, ठीक है ना। देखिए, अब देखो, द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स कैन नॉट राइज अबव द इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज ऑफ द पीपल हु क्रिएट, एडमिनिस्टर एंड मॉनिटर। जो लोग कंट्रोल्स बनाते हैं, कंट्रोल्स पे ध्यान देते हैं, कंट्रोल्स को एडमिनिस्टर करते हैं, उन लोगों की एथिकल वैल्यूज और इंटीग्रिटी के ऊपर कंट्रोल नहीं जा सकता। मतलब इसका हिंदी में मतलब ये है कि अगर मैं सिक्योरिटी कैमरा लगा रहा हूं और मैं ही चोर हूं, तो कभी भी वो कंट्रोल काम कर सकता है कि अच्छे से। तो वो ये बोल रहा है कि कंट्रोल की जो इफेक्टिवनेस है ना, वो कभी भी उसको बनाने वाले के वैल्यूज के ऊपर नहीं जा सकती। उसके बनाने वाले की वैल्यूज यहां होगी ना, तो कंट्रोल की इफेक्टिवनेस यहां होगी, उसकी अगर वैल्यू यहां होगी तो कंट्रोल की इफेक्टिवनेस भी यहां होगी। तो पहला पॉइंट सिंपल है, बोलो मेरे पीछे, द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, मतलब कंट्रोल की इफेक्टिवनेस कैन नॉट राइज अबव द इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज ऑफ द पीपल हु क्रिएट, एडमिनिस्टर एंड मॉनिटर देम। बराबर बात है, एकदम परफेक्ट है। उसके बाद में द एनफोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का एनफोर्समेंट, जैसे कि जूते बाहर निकालने, ठीक है, एनफोर्समेंट मतलब किसी ने अगर नहीं निकाला और बाहर ले गए, तू बाहर ही खड़े हो जा, मैं स्ट्रिक्टली उस बात को एनफोर्स करवा रहा हूं। द एनफोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज includes, for example, management actions to eliminate or mitigate incentives that might prompt personnel to engage in dishonest, illegal and unethical act। बहुत ही प्यारा पॉइंट है, सिंपल है। मान लो ज्वेलरी का शुरू और तिजोरी में पूरी ज्वेलरी रखी रहती है। अब अगर मैनेजमेंट को इंटीग्रिटी और एथिकल वैल्यूज प्रमोट करना है, लगाना है और इंप्लीमेंट करके मॉनिटर भी करना है, बराबर है, तो मैनेजमेंट का काम क्या है कि वो बार बार एथिकल वैल्यूज बोलता रहे और ऐसा कोई मौका ना दे, ऐसा कोई इंसेंटिव ना दे कि सामने वाला ऑनेस्ट होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं डिसऑनेस्ट एक्टिविटी में एंगेज हो रहा। कैसे? ज्वेलरी का शोरूम है, ठीक है, तिजोरी को लॉक भी नहीं है, तिजोरी का गेट भी खुला है और वर्कर काम कर रहे हैं। अब तू काम कर रही है और तेरे को दिन में 10 बार वो गोल्ड सामने दिख रहा है और तू एकदम सच्ची है, अन्ना हजारे, एकदम हाँ, कभी ना कभी तो तेरे को ऐसा लगेगा कोई भी नहीं है, एक अंगूठी प्लीज, मेरे को ये सैलरी बहुत कम देता है, मार्केट में मेरे को 50,000 की सैलरी मिलती, ये मेरे को 20 देता है, 30,000, एक साल से काम कर रही हूँ, 3 लाख, 3 लाख की अंगूठी है, ठीक है। अब इसमें मैनेजमेंट की गलती है ना, मैनेजमेंट का काम था ये जो इंसेंटिव है इसको बंद कर, है ना, इसको बंद कर, लोगों को ऐसी, अगर ऐसे कोई इंसेंटिव है जिससे लोग डिसऑनेस्ट एक्टिविटी की तरफ जा रहे हैं, तो वो इंसेंटिव को या तो मिटिगेट कर दे या कंप्लीटली एलिमिनेट। तिजोरी हमारे ऑफिस में रहेगी, तिजोरी रहेगी बेंगलोर में, जहां पे हम लोग काम कर, वहां पे तिजोरी रहेंगी, एलिमिनेट कर दी। मिटिगेट मतलब तिजोरी को हर बार लॉक रहेगा। अब सुनो पॉइंट, इंटीग्रिटी का एनफोर्समेंट, एथिकल वैल्यूज का एनफोर्समेंट इंक्लूड्स, मतलब हम 12 बोल रहे हैं ना कि सर एनफोर्स करना है, इंटीग्रिटी एनफोर्स करना है, एथिकल वैल्यू एनफोर्स करना है, तो वो कैसे होगा? इंक्लूड्स, फॉर एग्जांपल, मैनेजमेंट के एक्शन, मैनेजमेंट ने क्या एक्शन लिया है टू एलिमिनेट और टू मिटिगेट, एलिमिनेट और मिटिगेट क्या चीज? इंसेंटिव्स या फिर टेम्पटेशंस दैट माइट प्रॉम्प्ट
जो किसी ऐसे पर्सनल को प्रॉम्प्ट करना मतलब उचकाना, ठीक है, प्रॉम्प्ट पर्सनल टू एंगेज इन डिसऑनेस्ट, इलीगल और अनएथिकल एक्ट्स। समझ में आ रहा पॉइंट? कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या पढ़ा अभी तक सर? सबसे पहले पढ़ा इंटरनल कंट्रोल्स के 5 कंपोनेंट होते हैं। 5 में से हम सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पढ़ रहे हैं कंट्रोल एनवायरनमेंट। सर कंट्रोल एनवायरनमेंट के बारे में अगर ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग लेना है तो वो 2 चीजों को इवेल्युएट करेगा। सर पहला वो इवेल्युएट करेगा कि whether the culture of honesty and ethical values is created and maintained by the management, number 1। नंबर 2 वो बोलेगा he shall evaluate whether the control environment के जो एलिमेंट्स है उनका स्ट्रेंथ कैसा है, बिकॉज दे ले फाउंडेशन फॉर अदर कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ये हो गया। अब सर बार बार आप बोल रहे हो कंट्रोल एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स जो है उनकी स्ट्रेंथ क्या है, तो वो एलिमेंट्स होते क्या है? उसमें पहला एलिमेंट है कि कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज। ये मेरा पहला एलिमेंट है कंट्रोल एनवायरनमेंट। तो उसमें पहला पॉइंट था कम्युनिकेशन को लेके, ठीक है। वो पॉइंट क्या था कि जो इफेक्टिवनेस अपने इंटरनल कंट्रोल की जो इफेक्टिवनेस है वो जो लोग उनको बना रहे हैं उनके एथिकल वैल्यूज के ऊपर वो जा नहीं सकती। तो ये कम्युनिकेशन का पॉइंट इसलिए हुआ क्योंकि आप ये चीज कम्युनिकेट करते हो बार बार अपने एम्प्लॉयज को कि तुम हो तो तुमसे हम हैं, तुम सच्चे हो तो हम सच्चे रहेंगे, तुम झूठे हो तो चाहे कितने ही कंट्रोल लगा लो कंट्रोल में झूठा माना जाएगा। पहला बात तो ये हो गया कि भाषण दे दिया कि तुम्हारे ऊपर कंट्रोल की इफेक्टिवनेस नहीं जा सकती, भाषण दे दिया, ठीक है। कम्युनिकेशन हो गया। अब एनफोर्समेंट है, तो एनफोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यू इंक्लूड, इसमें क्या इंक्लूड होता है? जैसे कि मैनेजमेंट ने क्या एक्शंस लिए हैं टू एलिमिनेट और टू मिटिगेट द इंसेंटिव्स, द टेम्पटेशन व्हिच आर प्रॉम्प्टिंग पर्सनल टू एंगेज, किसमें एंगेज? डिसऑनेस्ट एक्टिविटी। हो गया लर्न? अच्छा है ना? तोड़ तोड़ के लर्न। समझा क्या प्रेम? पक्का? पहला पॉइंट किसको लेके है? इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, मतलब कम्युनिकेशन की तुम्हारे ऊपर कंट्रोल नहीं। देखो हिंदी में ध्यान रखोगे ना, इंग्लिश में लिख पाओगे। दूसरा कि अब उसको एनफोर्स करने में क्या क्या, ठीक है। एनफोर्स करने में सिंपल इंसेंटिव वाला पॉइंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे साइड में लिखूंगा इंसेंटिव, इंसेंटिव वाला पॉइंट, और उसके ऊपर लिखूंगा कैन राइज। कैनॉट राइज से पूरा सेंटेंस बन जाएगा, वो भी एकदम उनकी लैंग्वेज में, ठीक है। तीसरा, द कम्युनिकेशन ऑफ द एंटिटी पॉलिसीज ऑन इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज may include the communication of behavioral standards to personnel। ये सिंपल सा पॉइंट कम्युनिकेशन को लेके है। इसकी बाजू में कम्युनिकेशन लिख दो। सर क्या पॉइंट है? सिंपल है, जो एंटिटी की पॉलिसीज है इंटीग्रिटी और एथिकल वैल्यूज को लेके होगी ना, डूज एंड डोंट्स, ठीक है ना। तो जो भी इंटीग्रिटी और एथिकल वैल्यूज को लेके कंपनी की पॉलिसी है, एंटिटी की पॉलिसी है, वो कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तुम बताओगे ही नहीं, जब मैंने बोला ही नहीं जूते बाहर निकालो, तो कुछ सपना आएगा क्या? तो द कम्युनिकेशन ऑफ एंटिटी पॉलिसीज में इंक्लूड कम्युनिकेशन ऑफ बिहेवियरल स्टैंडर्ड्स टू द, इसमें एक एग्जांपल दे रहा है कि कम्युनिकेशन का एग्जांपल ये है कि मैनेजमेंट में कम्युनिकेट टू द पर्सनल, पर्सनल मतलब एम्प्लॉइज, कि हाउ यू हैव टू बिहेव। इफ यू आर टॉकिंग टू अ वुमन, हाउ यू हैव टू बिहेव। इफ यू आर टॉकिंग टू योर बॉस, यू हैव टू एड्रेस हिम विद सर, उसको बोलती है बिहेवियरल स्टैंडर्ड्स। तो कम्युनिकेशन ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज व्हिच मे इंक्लूड कम्युनिकेटिंग टू द पर्सनल अबाउट बिहेवियरल स्टैंडर्ड्स। तो यहां पे लिख सकते हैं कम्युनिकेशन, फिर लिख सकते हैं बिहेवियरल स्टैंडर्ड्स। सेकेंड पॉइंट सिंपल है कि आपको इंटीग्रिटी और एथिकल वैल्यूज एनफोर्स करना है। एनफोर्स करना मतलब लगवाना, और ये इंश्योर करना कि सब लोग उसको कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो वो बोल रहा है कि अगर एनफोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज, इसका एग्जांपल दे रहा है वो, इट मे इंक्लूड मैनेजमेंट्स एक्शन। मैनेजमेंट ने क्या एक्शन लिए हैं इंसेंटिव्स को एलिमिनेट करने में, ऐसे इंसेंटिव जो लोगों को प्रॉम्प्ट कर रहे थे कि डिसऑनेस्ट एक्टिविटी में एंगेज हो। मतलब वो ज्वेलरी में वो तिजोरी खुली थी, वो तिजोरी को कुछ लॉक नहीं है, कुछ नहीं है। तो अब ये इंसेंटिव लोगों को दिख रहा था, ये टेम्पटेशन लोगों को दिख रहा था कि एक छोटी सी अंगूठी में लेके जाती हूँ, किसी को क्या मालूम पड़ रहा है,
है ना। तो एनफोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी और एथिकल वैल्यूज का मतलब ये है कि मैनेजमेंट क्या करेगा, उसका एग्जांपल दिया उन्होंने, मैनेजमेंट क्या करेगा, ये इंसेंटिव को या तो एलिमिनेट कर देगा कि हटाओ तिजोरी यहाँ से, या मिटिगेट कर देगा तिजोरी को लॉक लगा देगा, ठीक है, क्योंकि वो इंसेंटिव या वो टेम्पटेशन पर्सनल को, एम्प्लॉयज को प्रॉम्प्ट कर रहा था कि वो कोई इलीगल काम करे। अब मेरे को बताओ, तुम कंपनी के एम्प्लॉयज हो, तुम्हारे पास में कंपनी का बैंक अकाउंट है, और मान लो कंपनी के बैंक अकाउंट में कोई पासवर्ड ही नहीं है, तो तुमने मौका दिया ना पर्सनल को, तो क्या तुम एनफोर्स कर रहे हो क्या इंटीग्रिटी एथिकल? नहीं, तुम तो प्रमोट कर रहे हो, तुम तो अनएथिकल बिहेवियर प्रमोट कर रहे हो, के लिए मेरा पासवर्ड खुला है, कर। समझा बात को? पक्का समझा? ठीक है। तो कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट, कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट, एक पॉइंट एनफोर्समेंट का है, एक पॉइंट कम्युनिकेशन का है, और एक पॉइंट जो है वो कैनॉट राइज वाला पॉइंट है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन वाला पॉइंट है कि आपसे हम है ना। कंट्रोल की इफेक्टिवनेस आपकी एथिकल वैल्यूज के ऊपर नहीं जा सकती। वेरी गुड। उसके बाद में सर दूसरा एलिमेंट क्या है? पहला एलिमेंट लिखा आपने कम्युनिकेशन एलिमेंट, ठीक है। दूसरा है कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस, कमिटमेंट टू, ये तीन वर्ड का मतलब क्या हुआ बताना जरा। हम्म, नहीं, कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस मतलब क्या है? अगर मैं बोलूं कि आई एम कमिटेड टू डिसिप्लिन, दैट मीन्स मैं हर बार अपनी क्लास में डिसिप्लिन इंश्योर करूंगा, मतलब मेरा कमिटमेंट है डिसिप्लिन को लेके, ठीक है। अब अगर कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस को लेके है, तो मैं क्या करूंगा, हर बार अपने एम्प्लॉयज को मैं कॉम्पिटिटिव स्किल्स सिखाऊंगा, है ना, उनको मैं वियर्ड वियर्ड ट्रांजेक्शंस के लिए तैयार करूंगा, मतलब मेरा ऐसा कमिटमेंट है कि 0% एरर होना चाहिए। इट्स बेसिकली विजन, ठीक है। तो कंट्रोल एनवायरनमेंट का एक एलिमेंट है कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस, की मैनेजमेंट कितना कमिटेड है कॉम्पिटेंस को लेके। मैनेजमेंट खुद ही हल कर दी है, साल के 6 महीना थाईलैंड में, तो वो ही इज नॉट कमिटेड टू कॉम्पिटेंस ना, ठीक है, वो जो हो रहा है होने दे, ठीक है ना। अब देखो, मैटर्स सच एज मैनेजमेंट कंसिडरेशन, मैनेजमेंट कितना कंसिडरेशन मतलब कितना सोच रहा है कॉम्पिटेंस के बारे में, कॉम्पिटेंस के लेवल के बारे में, फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। फॉर एग्जाम्पल, नमित एम्प्लॉय है, ठीक है, और नमित का काम है सप्लायर को पेमेंट करना। अब मैनेजमेंट का कंसिडरेशन क्या है कॉम्पिटेंस को लेके उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, मतलब मैं अगर मैनेजमेंट हूं तो मेरा क्या कंसिडरेशन है कि नमित से एक भी ट्रांजैक्शन जीवन में गलत नहीं होना चाहिए। दिस इज माई कंसिडरेशन टूवर्ड्स कॉम्पिटेंस फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब, ठीक है। तो सिंपल है कि मैनेजमेंट उस जॉब के लिए कितनी कॉम्पिटेंस देख रहा है, ठीक है ना, साल में 10-12 ट्रांजेक्शन तो होते ही है गलत, मतलब उस वो एक्सेप्ट कर रहा है वो चीज, तो उसका कॉन्फिडेंस, वो कमिटमेंट थोड़ा कम है। कोई बोलता है कि ठीक है तू 100 ट्रांजेक्शन कराना, 50 गलत हो रहे ना, ठीक है जान दे, मतलब उसका कॉन्फिडेंस और भी कम। तो मैनेजमेंट का अगर खुद का कंसिडरेशन कॉम्पिटेंस को लेके कम रहेगा, तो नमित के पास में क्या इंसेंटिव है कॉम्पिटेंट की काम करने का? वो तो बोलेगा मेरा मालक ही बोल रहा है 50% गलतियां हो सकती है, वो भी व्हाट्सएप चलाते चलाते पेमेंट कर रहा है। तो ये कंट्रोल एनवायरनमेंट का एक पॉइंट है, एलिमेंट एनवायरनमेंट, कि आपकी कंपनी में कंट्रोल को लेके क्या एनवायरनमेंट है, उसके कुछ एलिमेंट्स हैं। और कंट्रोल एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग ऑल्टर कैसे लेगा? व्हाइल इवैल्यूएटिंग वेदर इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज आर कम्युनिकेटेड, पहला तो वो, और मेंटेन्ड या एनफोर्स जो भी बोल लो, ठीक है। ये इसकी अंडरस्टैंडिंग लेगा कि क्या ये कम्युनिकेटेड है क्या, और सेकेंड, हाँ नहीं वो नहीं, मैं ऊपर का बात कर रहा हूँ, ये कंट्रोल एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग, पूरे के पूरे कंट्रोल मतलब पूरे के पूरे 5 एलिमेंट जो कंट्रोल एनवायरनमेंट में है, उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑडिटर जब लेगा तो वो दो चीजें इवेल्यूएट करेगा,
पहली वो बोलेगा कि कल्चर ऑफ ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी मेंटेन्ड है क्या कंपनी में, और सेकंड, हाँ हाँ, कंट्रोल एनवायरनमेंट के जो एलिमेंट्स है उनकी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। ये जानकारी लेने से उसको पूरे कंट्रोल एनवायरनमेंट की एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। कंट्रोल एनवायरनमेंट की एलिमेंट्स में पहला था कमिटमेंट सॉरी कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज, और सेकंड था कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस, ठीक है। कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट में 3 पॉइंट थे, एक तुमसे हम है ना, तो उसमें जो हमारा चीट कोड वर्ड है वो ये है कैनॉट राइज अबव। दूसरा हमारा चीट कोड वर्ड जो है वो ये है एनफोर्समेंट, ठीक है। द एनफोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज इंक्लूड management's action to eliminate or to mitigate the incentive or temptation that might promote for dishonest activity। और तीसरा पॉइंट कम्युनिकेशन ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज may include बिहेवियरल स्टैंडर्ड्स। तो इसलिए मैंने इसमें वर्ड डाला बिहेवियरल स्टैंडर्ड, कम्युनिकेशन और बिहेवियरल स्टैंडर्ड्स। कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस में मैटर्स जैसे कि मैनेजमेंट्स कंसिडरेशन टू कॉम्पिटेंस फॉर अ पर्टिकुलर जॉब एंड हाउ दोज लेवल्स ट्रांसलेट इनटू रिक्विजिट स्किल्स। मतलब ये जो लेवल तुमने बना लिया कॉम्पिटेंस का कि मेरे को ये होना, मेरे को एक भी गलती नहीं होना, अब उसको तुम रिक्विजिट स्किल में कैसे तब्दील कर रहे हो। मतलब तुम उतना होनारा व्यक्ति ले रहे हो, तुम एक सीए प्लस सीएफए या एक रैंकर सीए ले रहे हो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, तो तुमने रिक्विजिट स्किल ले ली उस लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस को हासिल करने के लिए। समझा? पक्का समझ में आया सबको? वेरी गुड, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट। हमने 2 एलिमेंट पढ़ लिए, कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज एंड कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस। कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज, इसलिए मेरे चीट कोड वर्ड कर दिए कैनॉट राइज अबव एनफोर्समेंट, एंड तीसरा कम्युनिकेशन ऑफ बिहेवियरल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। ओके, यहां पे मैं लिखूंगा मैनेजमेंट्स कंसिडरेशन ऑफ कॉम्पिटेंस लेवल। तू कितना होशियार है, तू कितना होशियार है। मतलब तेरे को मान ले एफएम के अंदर तेरे को 80 मार्क्स आए, हाँ, और मेरे को 40 मार्क आए, यू आर मोर कॉम्पिटेंट देन मी। नो नो नो, एलिजिबल मतलब क्या? अगर तू सीए है तो तू जॉब के लिए एलिजिबल ही है, वो सीए वो भी एलिजिबल है, लेकिन उस पर्टिकुलर जॉब के लिए मेरे को एफएम की ज्यादा जानकारी चाहिए, ऑडिट की कम जानकारी चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा, नमित इज मोर कॉम्पिटेंट देन शुभम फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब, बट बोथ आर एलिजिबल ना, बोथ आर सीए। कॉम्पिटेंट मतलब तेरी होशियारी, ठीक है। चल अभी तीसरा देख, पार्टिसिपेशन बाय टीसीडब्ल्यू। क्या बोल रहा हूं? पार्टिसिपेशन बाय टीसीडब्ल्यू। अब सर दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस क्या हो गया, वो सिखाने का टाइम आ ही गया। टीसीडब्ल्यू जी क्या होता है? एनीबॉडी? सुनना मैं क्या बोलता हूँ, देखो हम अगर रिलायंस की बात लेना तो अब मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी है ना अब एकदम सबसे ऊपर की चेयर पे, उसके नीचे जो बोर्ड वाले बैठते हैं उसमें आकाश अंबानी है, उसकी बेटी है, और 15-20 लोग हैं, करेक्ट है। लेकिन मुकेश अंबानी कौन है? जो कंपनी का प्रबल आदमी है। तो टीसीडब्ल्यू जी मतलब वो लोग जो कंपनी के शिखर में बैठे, और मैनेजमेंट मतलब जो लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठे हैं, जो लोग लोगों से काम करवा रहे हैं। समझा क्या? है ना। अब रतन टाटा है, रतन टाटा इज टीसीडब्ल्यू, वो थोड़ी बैठता था मैनेजमेंट में, उसने क्या किया, आईआईएम से लोगों को बोर्ड में बैठा दिया, किसी को सीएमडी बना दिया, किसी को ये बना दिया, किसी को वो बना दिया, खुद वो टीसीडब्ल्यू। तो बेसिकली मैनेजमेंट की कंप्लेंट तुम किससे करोगे? टीसीडब्ल्यू से। तो पूरे ऑडिट में यही बातें करते हो, चुगली। आगे हम यही पढ़ना कि अगर ऑडिटर को मैनेजमेंट कोई दिक्कत दे रहा है तो हम किसको बोलेंगे? बस। तो वो ये बोल रहा है कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस, ये मैनेजमेंट वाला पॉइंट था, है ना।
अब उसने टीसीडब्ल्यूजी के बारे में कि बोले कंट्रोल एनवायरनमेंट का एक बहुत ही प्रमुख भूमिका टीसीडब्ल्यूजी की भी होती है। कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस में सिर्फ मैनेजमेंट की बात करी है ना? तो बोल रहे सिर्फ मैनेजमेंट से काम नहीं चलेगा, टीसीडब्ल्यूजी को भी इंटीग्रिटी और एथिकल वैल्यूज के बारे में बोलना पड़ेगा, है ना? नहीं तो लोग सोचेंगे हमारा मालक तो पागल है, विजय माल्या है, वो दिन भर पार्टियां कर रहा है और मैनेजमेंट हमें पाठ पढ़ा रहा है, काय का? इंटीग्रिटी का, एथिकल वैल्यू का, और मालक का है तो वो थाईलैंड में है, चलेगा क्या? तो यही बोल रहा है, इट इंक्लूड्स एट्रीब्यूट्स ऑफ टीसीडब्ल्यूजी। टीसीडब्ल्यूजी के एट्रीब्यूट्स क्या है, किसके? इसको याद रखने का, रतन टाटा और फिर नीचे के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो जो टीसीडब्ल्यूजी आपके है ना, वो कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं काय में, इस मुहिम में? अब मोदी बोलता है साफ सफाई अभियान, बोलता है साफ करो साफ करो साफ करो, राइट? साल में एक बार आके वो खुद भी झाड़ू मार देते हैं, तो लोगों को क्या लगता है कि भाई प्रधानमंत्री खुद इन्वॉल्व है। कल योगा डे था, वो खुद भी योगा कर रहा था, किसी का पोस्टर खराब था उसको बोला पीठ सीधी रख, मुंह पर कर, मतलब टीसीडब्ल्यूजी इज पार्टिसिपेटिंग। और वही मोदी स्टेज पे बैठा रहा है, ठीक है, उसका पेट इतना है और वो बोल रहा है योगा करो, तुम क्या बोलोगे? तो वो वाली बात है, ठीक है। तो इट इंक्लूड्स एट्रीब्यूट्स ऑफ टीसीडब्ल्यूजी। उनके क्या एट्रीब्यूट्स है? जैसे कि इंडिपेंडेंस फ्रॉम मैनेजमेंट, मतलब टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब ये दोनों व्यक्ति अलग अलग होना चाहिए। मुकेश अंबानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी है और मुकेश अंबानी ही टीसीडब्ल्यूजी है, तो वो टीसीडब्ल्यूजी का मतलब है क्या? मतलब आप क्या बोलोगे सर, टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट एक ही व्यक्ति है? तो वो बोल रहा है कि टीसीडब्ल्यूजी के एट्रीब्यूट्स देखने होंगे। पहला एट्रीब्यूट है क्या, वो मैनेजमेंट से इंडिपेंडेंट है, मतलब टीसीडब्ल्यूजी अलग व्यक्ति है और मैनेजमेंट में अलग व्यक्ति है। उसके बाद में देयर एक्सपीरियंस, वो टीसीडब्ल्यूजी वाले जो लोग हैं उनका अनुभव क्या, मुकेश अंबानी ने पूरा रिलायंस खड़ा किया तो उसका एक्सपीरियंस। एंड स्टैट्योर, स्टैट्योर मतलब कि उनको कितना रिस्पेक्ट से लोग देखते हैं, उन्होंने खुद की लाइफ में क्या कमाया है। द एक्सटेंट ऑफ देयर, वो कितना इन्वॉल्व है कंपनी में, हाँ, नहीं तो वो बैठा लंदन में, पूरे 12 महीने लंदन में बैठा, जामनगर में आग लगी वो बैठा लंदन में, उसका कितना इन्वॉल्वमेंट है। दिस इज द रीजन व्हाई रिलायंस इज ऑलवेज फेवरेट, बिकॉज वो पूरी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। और मुकेश अंबानी ने खुद को प्रूव किया है, धीरू भाई ने रिलायंस बनाया था, जब इनका बंटवारा हुआ मुकेश को और अनिल का, तो मुकेश के हिस्से में सस्ती चीज आई, जब इनका बंटवारा हुआ अनिल के हिस्से में महंगी चीजें आई। तब ऑयल इंडस्ट्री खत्म थी, रिलायंस वाली ऑयल इंडस्ट्री खत्म थी, तो अनिल ने क्या किया स्मार्टली, जो बिजनेस अच्छे है वो खुद के पास रखवाया और जो उतने अच्छे नहीं है वो मुकेश को दिया। लेकिन किस्मत का खेल देखो कि मुकेश ने खुद की मेहनत और लक से उसकी जितनी भी इंडस्ट्री है उसको इंटू 100 टाइम्स कर लिया, और अनिल ने अपनी पूरी ऐशो आराम को इंटू 0 कर दिया। समझा? उसको बोलते हैं पार्टिसिपेशन बाय टीसीडब्ल्यूजी। इफ टीसीडब्ल्यूजी विल नॉट पार्टिसिपेट, if TCWG attributes are not independent from management, he doesn't have stature, he is not participating in the involvement in the day to day work, then there will be a time when the company will be lost. समझा बात को? उनका अनुभव, ठीक है ना, क्लियर है? तो अभी तक मैंने देखा सर कंट्रोल एनवायरमेंट, सर आप कंट्रोल एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग लोगे, उसके 2 पॉइंट क्या है? पहला मैं इवेल्युएट करूंगा वेदर कल्चर ऑफ ऑनेस्टी इंप्लीमेंट हुआ और मेंटेन हुआ है क्या, और दूसरा ये जो एलिमेंट्स हम आगे पढ़ने वाले हैं उसकी जो स्ट्रेंथ है ना, वही स्ट्रेंथ जो है वो दूसरे कंपोनेंट्स की फाउंडेशन बनती है। मतलब अगर कंट्रोल एनवायरमेंट बेकार, तो आने वाले सब कुछ चारों कंपोनेंट बेकार रहेंगे, और वो देख भी रहे अपन। कंट्रोल एनवायरमेंट 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, एक कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज, एक कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस, और एक पार्टिसिपेशन ऑफ टीसीडब्ल्यूजी। ठीक है, कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस में हमने क्या देखा कि मैनेजमेंट कंसिडरेशन ऑफ कॉम्पिटेंस फॉर अ पर्टिकुलर जॉब एंड हाउ दिस कॉम्पिटेंस इज ट्रांसलेटिंग इनटू रिक्विजिट स्किल, कि कैसे आप वो कॉम्पिटेंस को हासिल करने के लिए रिक्विजिट स्किल के पर्सनल लेके आए। समझा रहा कि बराबर में एकदम पॉइंट टू पॉइंट लॉजिकली समझ में आ रहा ना? ठीक है,
उसके बाद में हमने देखा कि पार्टिसिपेशन बाय टीसीडब्ल्यूजी, पार्टिसिपेशन बाय टीसीडब्ल्यूजी इंक्लूड्स उनकी इंडिपेंडेंस फ्रॉम मैनेजमेंट, उनकी एक्सपीरियंस, उनका स्टैट्योर और उनका इन्वॉल्वमेंट। वेरी वेरी गुड। उसके बाद में आता है पॉइंट नंबर डी, मैनेजमेंट की फिलॉसफी क्या है। देखो मैनेजमेंट के दो पॉइंट थे, एक कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस। अब हम देख रहे हैं मैनेजमेंट की फिलॉसफी और उसका ऑपरेटिंग स्टाइल। देखो मैनेजमेंट फिलॉसफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल एनकम्पास अ ब्रॉड रेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। बोले इसमें ब्रॉड रेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है काई में, मैनेजमेंट के फिलॉसफी में। बोले फिलॉसफी तो बहुत बड़ी होती है, एक सिंगल फिलॉसफी नहीं होती कोई भी चीज को लेके। तो मैनेजमेंट फिलॉसफी फॉर फिलॉसफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल, मैनेजमेंट का ऑपरेटिंग स्टाइल क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट एग्रेसिव है क्या, है ना। एग्रेसिव है मतलब क्या, मैनेजमेंट को एग्रेसिवली ग्रोथ चाहिए। मैनेजमेंट आए दिन कंपनीज को एक्वायर कर रहा है, हर छोटी छोटी कंपनी जो मैनेजमेंट को कॉम्पीट करना चाह रही है, मैनेजमेंट उसको एक्वायर कर लेता है, उसके फेंकता मुंह पे पैसा, एक्वायर कर लेता है। तो मैनेजमेंट का ऑपरेटिंग स्टाइल क्या है, मैनेजमेंट की फिलोसफी क्या है, वो बोले इट एनकम्पास अ ब्रॉड रेंज ऑफ, उसमें बोले ब्रॉड रेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। मैटर्स जैसे कि अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट टू टेकिंग एंड मैनेजिंग बिजनेस रिस्क, और फिर उसका एग्जांपल दे दिया। पहले क्या बोलता है कि इसमें ब्रॉड रेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एनकम्पास, बोलो एनकम्पास ब्रॉड रेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। वापस से बोलो, वापस से बोलो, एक और बार। और फिर उसमें एग्जांपल क्या देंगे, एग्जांपल को एग्जांपल बोल लो या इंक्लूड्स बोल लो, कुछ भी बोल लो, ठीक है। हाउ द मैनेजमेंट इज मैनेजिंग द बिजनेस रिस्क, कैसे वो बिजनेस रिस्क को रिस्पॉन्ड कर रहा है और कैसे उसको मैनेज करना है, ठीक है। क्लियर है, हाँ ओके। अब आता है ई वाला पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। क्या बोल रहे हैं, ठीक है। देखो the framework within which an entity's activities for achieving its objectives are planned। मतलब अब हर एंटिटी का ऑब्जेक्टिव होता है। अभी रिलायंस का ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि मुझे वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनिंग कंपनी बननी है ना। रिलायंस रिटेल का ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि मुझे इंडिया का सबसे बड़ा ब्रांड बनना है। हर कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है। तो बोल रहा है द फ्रेमवर्क, बोले क्या फ्रेमवर्क को यूज करके आप एंटिटी के ऑब्जेक्टिव को लेके प्लानिंग कर रहे हो, एग्जीक्यूशन कर रहे हो, आप क्या फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो, क्या फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो, आप क्या फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो। द फ्रेमवर्क विद इन विच एन एंटिटीज एक्टिविटीज, एंटिटी की एक्टिविटीज प्लान्ड है काय के लिए, उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो बोले किस फ्रेमवर्क में एंटिटी की एक्टिविटीज प्लान्ड है उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव। सर फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क मतलब दायरा। जैसे कि रिलायंस को पूरी रिफाइनरिंग कंपनी बनना है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनिंग। अब उसका फ्रेमवर्क क्या होगा कि भाई स्टेप बाय स्टेप, पहले मैं इंडिया में सबसे बड़ी रिफाइनरी बनूंगी, उसके बाद में मैं एशिया में बनूंगी, उसके बाद में वर्ल्ड। किस फ्रेमवर्क में आप अपनी एक्टिविटीज को प्लान करो। और इसमें गलती क्या होगी, तू तेरे को पूरे वर्ल्ड की बनना है, तू इंडिया की ही नहीं बनी, तू डायरेक्टली चार्ज जा रही टेक्सास, बोलो वहां खोल, अरे पहले इंडिया की तो बड़ी बन, है ना। तो बोले किस फ्रेमवर्क में एंटिटी की एक्टिविटीज प्लान है काय के लिए, खुद के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। द फ्रेमवर्क विद इन विच एंटिटीज एक्टिविटीज आर प्लान्ड फॉर अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स। तो प्लान के आगे वो लोग बोलते हैं एग्जीक्यूटेड, कंट्रोल्ड एंड रिव्यू। किस फ्रेमवर्क में, बोलो एंटिटी की एक्टिविटीज प्लान है, एग्जीक्यूटेड है, मॉनिटर्ड है फॉर अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव। बराबर है। द फ्रेमवर्क विद इन विच entities activities are planned, executed and monitored, और ये एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं, फॉर अचीविंग इच, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। ये हो गया ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कि भाई फ्रेमवर्क का मतलब ये भी होता है कि हायरार्की कैसी है ना। नीचे का फैक्ट्री वाला आदमी फैक्ट्री के मैनेजर को रिस्पॉन्ड करेगा, फैक्ट्री का मैनेजर जो है वो जोनल मैनेजर को रिस्पॉन्ड करेगा, जोनल मैनेजर जो है वो हेड ऑफिस में बैठेगा, मार्केटिंग वाले को रिस्पॉन्ड करेगा, मार्केटिंग मैनेजर जो है वो बोर्ड में बैठेगा, बोर्ड को बताएगा, और बोर्ड वाले टीसीडब्ल्यूजी को बताएंगे। ये हो गया फ्रेमवर्क।
ठीक है। द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ एन एंटिटीज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एंटिटी का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, सर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मतलब ओनरशिप पैटर्न क्या है, डेट इक्विटी रेशियो क्या है ना, ये सबको मिला के बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो बोलता है ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर एप्रोप्रिएट है या नहीं है, डिपेंड करता है काय पे, इन पार्ट ऑन इट्स साइज, उसके साइज के हिसाब से। अभी रिलायंस की कंपनी है और फैक्ट्री का वर्कर डायरेक्टली मुकेश को कॉल कर रहा है, सर ये मशीन में थोड़ा ऑयल कम लग रहा है, अब वो मुकेश ये बातों पर ध्यान देगा क्या, इतनी बड़ी साइज और आप अगर इतने चिल्लर चीजों में इन्वॉल्व रहोगे तो कंपनी मैनेज हो पाएगी क्या। तो वो डिपेंड, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अप्रोप्रिएट है या नहीं है, वो डिपेंड करता है उसके साइज पे और उसकी एक्टिविटीज के नेचर और उसके एक्टिविटीज के। चलो वापस हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सर हम लोग पढ़ रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल में कितने सर 5 है। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट कौन सा है, कंट्रोल एनवायरनमेंट। ठीक है, बता कंट्रोल एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए ऑडिटर क्या क्या इवैल्यूएट करेगा, ही शैल इवैल्यूएट वेदर कल्चर, दो वर्ड इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, कल्चर और स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट, स्ट्रेंथ ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल, ये दो ही वर्ड ध्यान रखना सर, कल्चर और स्ट्रेंथ ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट। बोलो कल्चर, स्ट्रेंथ ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल, वापस बोलो। ठीक है सर, अंडरस्टैंडिंग ले ली। अब ये तो बताओ एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट होते क्या है, तो उसमें हमने बोला कि सर सबसे पहला होता है कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज, उसके बाद में कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस, सर मैनेजमेंट का पॉइंट था, फिर सर मैनेजमेंट फिलोसॉफी वाला एक और पॉइंट था, और सर पार्टिसिपेशन ऑफ टीसीडब्ल्यूजी का पॉइंट था, और सर हमने मैनेजमेंट के 2 पॉइंट कर लिए, टीसीडब्ल्यूजी का 1 पॉइंट कर लिया। तो अब हम लोग ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऐसे याद करना, ठीक है। अभी सबसे पहला था कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यू, उसमें मैंने बोला था 1 पॉइंट एनफोर्समेंट का है, एनफोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यू इंक्लूड्स मैनेजमेंट कैसे एलिमिनेट कर रहा है इंसेंटिव और टेम्पटेशंस को, बराबर बात है। कम्युनिकेशन का पॉइंट क्या था, कैसे कम्युनिकेट कर रहा है इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज, हाँ बिहेवियर स्टैंडर्ड्स। तो कम्युनिकेशन ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज इंक्लूड्स कम्युनिकेशन ऑफ बिहेवियरल स्टैंडर्ड्स, और पहला कैन नॉट राइज अबव, तुमसे हम हैं, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पहला वाला पॉइंट। उसके बाद में कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस, मैनेजमेंट का क्या कंसिडरेशन है किसी पर्टिकुलर जॉब को लेके कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस का, एंड हाउ दिस कमिटमेंट कॉम्पिटेंस इज ट्रांसलेटिंग इनटू रिक्विजिट स्किल, समझा देवांशी, पक्का है ना। ये हो गया तुम्हारा सेकेंड वाला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद में आता है मैनेजमेंट फिलोसॉफी, पहले मैनेजमेंट फिलोसॉफी, दोनों मैनेजमेंट के पॉइंट पहले कर लो, ये एक मैनेजमेंट का कर लिया अपन ने, ठीक है। ये पॉइंट क्या था, कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस, कमिटमेंट टू, इसमें क्या था कि मैनेजमेंट का कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस को लेके, बोलो देवांशी, फॉर अ पर्टिकुलर जॉब क्या कंसिडरेशन, ठीक है। उसके बाद में मैनेजमेंट फिलोसॉफी, वो क्या था, हाँ एक तो एग्जांपल दे दिया, मैनेजमेंट फिलोसॉफी हैज अ encompasses a broad range of characteristics, it includes हाँ बिजनेस रिस्क, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे आप लिख देना कि कैरेक्टरिस्टिक्स और बिजनेस रिस्क, है ना। ठीक है, उसके बाद में पार्टिसिपेशन ऑफ टीसीडब्ल्यूजी, इन इंक्लूड्स द पार्टिसिपेशन ऑफ टीसीडब्ल्यूजी, ठीक है, दैट इंक्लूड्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम मैनेजमेंट, उनकी एक्सपीरियंस, उनका शेड्यूल एटसेट्रा, ठीक है, ओके। उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इसमें हमने बोला था फ्रेमवर्क, इसमें चीट कोड है फ्रेमवर्क, किस फ्रेमवर्क में एंटिटी की एक्टिविटीज प्लान्ड है, पहला वो, और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एडिक्वेट है या नहीं है, वो कैसे मालूम पड़ेगा, उसकी साइज से और नेचर से। तो मैं डालता हूं फ्रेमवर्क ऑफ एक्टिविटीज, ऐसे तो फ्रेमवर्क ऑफ एक्टिविटीज, और सेकंड लिखता हूं एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब देखो उसके बाद का असाइनमेंट ऑफ
असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक और कंट्रोल एनवायरमेंट का एलिमेंट है। मैटर्स सच एज हाउ द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर असाइंड एंड हाउ रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स एंड ऑथराइजेशन हायरार्कीज आर एस्टैब्लिश्ड, ये भी कंट्रोल एनवायरमेंट का पार्ट है। दैट मीन्स कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्कीज कैसे बनाई है कि फैक्ट्री वाला किसको रिपोर्ट करेगा, वो किसको रिपोर्ट करेगा, वो किसको रिपोर्ट करेगा, वो किसको रिपोर्ट करेगा, समझा? तो असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने अपनी कंपनी में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे असाइन करी है। मतलब अगर आपने फैक्ट्री पे काम करने वाले व्यक्ति को बोल दिया तू ही डिसाइड कर कितना प्रोड्यूस करना है, तो वो क्या करेगा, मैक्सिमम प्रोडक्शन कर देगा, उसको तो उसमें इंटरेस्ट है, लेकिन डिमांड ही नहीं होती तो माल बिकेगा क्या? तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे कर रहे हो? तो इसमें वो क्या बोलता है, मैटर्स, इसमें क्या क्या मैटर्स आएंगे, जैसे कि हाउ द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर असाइंड, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को लेके अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे असाइन हुई है, काय को लेके, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को लेके, एंड हाउ रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स, हाउ रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स एंड हायरार्कीज आर एस्टैब्लिश्ड। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप मतलब ये किसको करेगा, वो किसको करेगा, वो किसको करेगा, और इसी को हायरार्की बोलते हैं। ये कैसे एस्टैब्लिश हुई है वो भी आपको समझना पड़ेगा। क्लियर है? कंट्रोल एनवायरनमेंट में, कंट्रोल एनवायरनमेंट में मतलब जिसने कंट्रोल लगाया है उस पर सिग्नेचर किसी और का होना चाहिए कि भाई हाँ मैंने चेक कर लिया सब कुछ बराबर है। जो कंट्रोल लगा रहा है और जो साइन कर रहा है वो सेम डिपार्टमेंट में, चलेगा क्या? वो दोनों तो फ्रेंड्स है। तो वो वही बोल रहा है कि कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कैसे रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स, कैसे हायरार्कीज एस्टैब्लिश्ड है, ये सब मैटर्स है बोले असाइनमेंट ऑफ रिपोर्टिंग अथॉरिटीज, असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे असाइन हो रही है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे असाइन हो रही है ना? असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसने बोल रहा मैटर सच एज how the operating activities, how the responsibilities and authorities relating to operating activities are fixed, and matters such as hierarchies and reporting relationships वो कैसे एस्टैब्लिश होते हैं। सिंपल, तो यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, हायरार्कीज और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर है? हो गया सबका? हाँ, तो अभी कंट्रोल एनवायरनमेंट में जो अपने 5 एलिमेंट अभी तक देखे हैं, ठीक है, उसमें से 2 मैनेजमेंट के थे, एक टीसीडब्ल्यूजी का था, ठीक है, एक था कम्युनिकेशन वाला, है ना, और एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वाला था, ठीक है, और एक अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर है? सबको क्लियर है? इसके बाद में नीचे आ जाओ, ह्यूमन रिसोर्सेज पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, बोलो ह्यूमन रिसोर्सेज पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, कि आपका ह्यूमन रिसोर्स के लिए, ह्यूमन रिसोर्स को लेकर आपकी क्या पॉलिसीज है ना? अगर आपकी कंपनी की पॉलिसीज अच्छी है, आपका कंट्रोल एनवायरनमेंट अच्छा है, कंपनी की पॉलिसीज खराब है तो कंट्रोल एनवायरनमेंट खराब है। तो पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस दैट रिलेट टू, फॉर एग्जांपल रिक्रूटमेंट कैसे करते हो, उनको ओरिएंटेशन कैसे करते हो, मतलब उनका माइंड डेवलप कैसे करते हो, उनकी ट्रेनिंग कैसे करते हो, ठीक है? तो ह्यूमन रिसोर्स के पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस, इसमें क्या इंक्लूड होता है, ट्रेनिंग, ओरिएंटेशन एंड रिक्रूटमेंट। ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस ऑफन डेमोन्स्ट्रेट इंपॉर्टेंट मैटर्स इन रिलेशन टू कंट्रोल कॉन्शियसनेस ऑफ एन एंटिटी। बोले ह्यूमन रिसोर्स की जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है, जो पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस है, वो ऑफन डेमोन्स्ट्रेट करती है कि एंटिटी कंट्रोल को लेके कितनी कॉन्शियस है, कितनी कॉन्शियस है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैमरा लगाया, कैमरा लगाया, अभी एम्प्लॉय को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, किसको, एम्प्लॉयज को। अब तुमने जिसको रिक्रूट किया कैमरे के लिए वो बंदा कॉमर्स का है, उसको टेक्नोलॉजी का कुछ भी नहीं आता,
उसको 1% भी कुछ नहीं आता, ठीक है। अब तुम अरे गरे किसको सस्ता देख के तुम लोग ले रहे हो, मतलब तुम्हारी जो पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस ह्यूमन रिसोर्स के लिए बराबर नहीं है। इससे ही मालूम पड़ता है कि तुम कितने कंट्रोल कॉन्शियस हो। अगर तुम कंट्रोल कॉन्शियस होते तो एक रेप्यूटेड अच्छा बंदा लगाते उसके पीछे, समझा। तो ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस का पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि इट इंक्लूड्स रिक्रूटमेंट, ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग। दूसरा हमने बोला कि एंटिटी की जो ह्यूमन रिसोर्स की पॉलिसीज है ना, उससे ही डेमोन्स्ट्रेट हो जाता है कि वो कितनी कंट्रोल कॉन्शियस है, समझा। यहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड है रिक्रूटमेंट एंड कंट्रोल कॉन्शियसनेस, ठीक है। क्लियर है, सबको क्लियर है, किसी को डाउट? पक्का, ठीक है। अभी ये पूरे की पूरे 6 जो है 7 जो है, अपनी आंख बंद करो और पहले रिकलेक्ट करने का ट्राई करो। हेडर्स, करा, ठीक है। अब सबको याद आ गया, ठीक है। अब तुम एक चीट कोड लाइन लिखो यहाँ पे, ठीक है। मैं बोलता हूं, लिखो, मैं बोलता हूं, लिखो, लिखो कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस, है ना, विद इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर by management managements and TCWG philosophy and participation, communication and enforcement of commitment to competence, लिखा, within organizational structure, और कौन कर रहा है इसको, मैनेजमेंट्स फिलोसफी, मैनेजमेंट्स एंड TCWG's फिलोसफी एंड पार्टिसिपेशन, लिखा, फिक्सेस, लिखो फिक्सेस, फिक्सेस या सिर्फ फिक्स लिख दो, फिक्स ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमॉन्ग्स ह्यूमन रिसोर्सेस, अमॉन्ग ह्यूमन रिसोर्सेस, लिखा क्या, क्या है पॉइंट, कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस within the organized structure by management's philosophy and TCWG's participation by fixing the authority and responsibility within the human resources। ये लाइन को लर्न कर लो, आपके पूरे के पूरे 6-7 पॉइंट आपको सामने आ जाएंगे। और अगर वैसे लर्न करना है तो 2 पॉइंट मैनेजमेंट के हैं, कमिटमेंट टू कॉन्फिडेंस और मैनेजमेंट फिलोसफी, 1 पॉइंट TCWG का है। फिर ये दोनों हो गए तो अब आता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तो 1 पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर ही हायरार्की वगैरह आती है, तो असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, और
ये पूरा बनता है ह्यूमन रिसोर्सेज से, और अल्टीमेटली इनको कम्युनिकेट करना होता है एंड एनफोर्स करना होता है एथिकल वैल्यूज और इंटीग्रिटी। बता प्रेम, बिना देखे बता पूरे के पूरे 7 पॉइंट क्या है। हम्म बोल अमित, 6 पॉइंट 7 पॉइंट। TCWG, असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हो गया लंच 7 पॉइंट। सिंपल सी बात है, कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस amongst the organized structure by management and TCWG's philosophy and participation amongst the human resources। ठीक है, और वैसे याद रखे सिंपल है, 1 पॉइंट TCWG का है, 1 पॉइंट मैनेजमेंट, 2 पॉइंट मैनेजमेंट के, ये दोनों से बनता ऑर्गेनाइजेशन है ना, और ह्यूमन रिसोर्सेज से बनता ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी के नहीं चलती, और अल्टीमेटली कम इनको ये सब करने के लिए हमें कम्युनिकेट करना पड़ेगा और एनफोर्स करना पड़ेगा इंटीग्रिटी और एथिकल वैल्यूज। ठीक है, हाँ, और लास्ट भी अब सिर्फ चिट कोड वर्ड्स रिकलेक्ट करेंगे। सबसे पहला कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट, उसमें एक कम्युनिकेशन का था, ठीक है, उसमें उसने बोला कम्युनिकेशन ऑफ इंडियन एथिकल वैल्यूज इंक्लूड्स बिहेवियरल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो कम्युनिकेशन बिहेवियरल स्टैंडर्ड्स कैन नॉट राइज अबव, और एनफोर्समेंट में इंसेंटिव और टेम्पटेशन को निकाल देना। ठीक है, कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस की बात करेंगे तो उसमें क्या था कि मैनेजमेंट का कंसिडरेशन क्या है उस पर्टिकुलर जॉब को कंसिडरेशन को लेके, कैसे वो रिक्विजिट स्किल को ट्रांसलेट करते हैं। मैनेजमेंट की फिलोसफी का पॉइंट क्या था कि मैनेजमेंट की फिलोसफी में ब्रॉड कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बिजनेस रिस्क वो कैसे लेते हैं, तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स और बिजनेस रिस्क मेरा चीट कोड वर्ड था। ठीक है, उसके बाद में पार्टिसिपेशन बाय TCWG का चीट कोड वर्ड क्या था, उसका एक्सपीरियंस चैट्योर। ठीक है, तो पार्टिसिपेशन बाय TCWG इंक्लूड्स द इंडिपेंडेंट फ्रॉम मैनेजमेंट। ठीक है, वो सब। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का चीट कोड वर्ड क्या था कि framework, the framework within which entities operating activities are planned to achieve objectives planned, executed and monitored। ठीक है, और फ्रेमवर्क के बाद का पॉइंट क्या था कि ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर एडिक्वेट है कि नहीं है, एप्रोप्रिएट है कि नहीं है, वो साइज और नेचर पे डिपेंडेंट है, वो हो गया। फिर ह्यूमन रिसोर्सेज का पॉइंट क्या है, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन कैसा होता है, और ह्यूमन रिसोर्सेज की पॉलिसी से हमको मालूम पड़ता है कि एंटिटी कितनी कंट्रोल कॉन्शियस है। और लास्ट में असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, उसमें वो बोलता है कि हाउ द हायरार्कीज आर प्लान्ड, हाउ द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स आर प्लान्ड। ये उसके एग्जांपल्स थे। सच्ची बोलो, मैंने समझाया या लर्न कराया? ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बार बार बोलता हूँ, मेरे लिए बहुत ईजी है 2-2 3-3 पेज कवर करना, लेकिन मेरे को ही नहीं अच्छा लगता। ये चैप्टर अपने को लर्न करना है। ठीक है, अब आप लोग लर्न करोगे तो आपको लिए घर पे जाके लर्न करना इजी रहेगा, लेकिन लर्न करने में ना आप कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप कितने अटेंटिव हो, उस पर डिपेंड करता है। या आप फिजिकली अटेंटिव हो लेकिन मेंटली कहीं और हो, आपको फिर कुछ लर्न नहीं होने वाला है। ठीक है, चलो अभी इसके बाद में आज जो मैं देखने वाला हूं, एग्जिस्टेंस और ऑफ अ सेटिस्फैक्टरी कंट्रोल एनवायरनमेंट नॉट एब्सोल्यूट डेटरेंट टू फ्रॉड। मतलब क्या है, कोई अगर मेरे को बता देना बॉस, एक बार तालियां बजा दो जोरदार, वेरी राइटली पॉइंटेड आउट। नो मैटर कि आपके कंट्रोल एनवायरनमेंट कितना सेटिस्फैक्टरी है, पूरे के पूरे 7 पॉइंट। अच्छा, वो कंट्रोल एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेते वक्त 2 पॉइंट थे, क्या क्या इवेल्युएट करेगा वो, कल्चर, कल्चर और स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट। ठीक है, नो मैटर कितने स्ट्रेंथ है, लेकिन ये एब्सोल्यूट डेटरेंट टू फ्रॉड नहीं है। मतलब अपन ये बोल नहीं सकते मेरा कंट्रोल एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, फ्रॉड हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं होता। बोले देखो, द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सेटिस्फैक्टरी कंट्रोल, तो समझा कि प्रेम क्या चालू है, क्या चालू है? हाँ, वेरी गुड। द एग्जिस्टेंस ऑफ सेटिस्फैक्टरी कंट्रोल एनवायरनमेंट
कैन बी पॉजिटिव फैक्टर, बोले ये पॉजिटिव रहेगा when the auditor assesses the ROMM। बोले ऑडिटर जब ROMM असेस, देखो कंट्रोल की जानकारी अपन RAP में लेते हैं, क्यों लेते हैं, अपने को ROMM देखना है। तो बोले तू ROMM देख रहा ना, और तू देख रहा है ये कंट्रोल एनवायरमेंट बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ है, सेटिस्फैक्ट्री है, तो तेरे लिए एक पॉजिटिव फैक्टर है कि तू पॉजिटिवली सोचेगा कि यहाँ पे ROMM के चांसेस कम है। However, although it may help to reduce the risk of fraud, a satisfactory control environment is not an absolute deterrent to, बोले वो रिड्यूस कर देगा रिस्क ऑफ फ्रॉड, क्या कर देगा, रिस्क ऑफ फ्रॉड को बोले वो रिड्यूस कर देगा, लेकिन वो एब्सोल्यूट डेटरेंट नहीं है। बोले वो पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है मेरे भाई, वो पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है, लेकिन वो एब्सोल्यूट डेटरेंट नहीं है। कन्वर्सली डेफिशिएंसीज, अगर अब मैं उल्टी बात करूं तो कंट्रोल एनवायरनमेंट में अगर डेफिशिएंसीज है, मे अंडरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल। अगर कंट्रोल एनवायरनमेंट में ही डेफिशिएंसी है, मतलब डेफिशिएंसी मतलब टीसीडब्ल्यूजी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, बराबर है। मैनेजमेंट की जो फिलोसफी है, एक तो वो ब्रॉड कैरेक्टरिस्टिक्स थे उसमें, ब्रॉड, और उसमें दूसरा क्या था, हाँ बिजनेस रिस्क, कि हाउ द मैनेजमेंट इज टेकिंग बिजनेस रिस्क, मैनेजिंग बिजनेस रिस्क, राइट, करेक्ट है। अंधाधुंध बिजनेस रिस्क ले लगा 10 करोड़ शेयर मार्केट में, कल बेचे परसों लिए, हाई बिजनेस रिस्क, ठीक है। तो बोले ये सब इंडिकेट क्या कर रहा है कि कंट्रोल एनवायरनमेंट डेफिशिएंट है। तो बोले अगर कंट्रोल एनवायरनमेंट ही डेफिशिएंट है तो आपके जो कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस है वो ऑटोमेटिकली अंडरमाइन हो जाती है, मतलब कम हो जाती है। कंट्रोल एनवायरनमेंट इंटरनल कंट्रोल होता है क्या, नहीं, कंट्रोल एनवायरनमेंट इंटरनल कंट्रोल का पहला कंपोनेंट है। तो बोले अगर कंट्रोल एनवायरनमेंट ही डेफिशिएंट है तो पूरा की पूरा इंटरनल कंट्रोल की जो इफेक्टिवनेस है वो अंडरमाइन हो जाती है, वो कम हो जाती है। तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया कि effectiveness of control environment is absolute deterrent, satisfactory control environment is absolute deterrent to fraud, हम क्या बोलेंगे, नहीं, हम बोलेंगे it can be a positive factor while the auditor is assessing RMM, ठीक है। फिर हम क्या बोलेंगे कि it might reduce the fraud risk but it is not absolute deterrent। फिर हम क्या बोलेंगे, फिर हम ये बोलेंगे कि कन्वर्सली बात करो, उल्टी बात करो, कि अगर कंट्रोल एनवायरनमेंट में डेफिशिएंसी रहेगी तो वो इंटरनल कंट्रोल को अंडरमाइन कर देंगे। For example, management's failure to commit sufficient resources to address IT security risk। IT security risk थे कि बार बार हैकिंग हो रही थी, मैनेजमेंट ने क्या काम था कि वो 4-5 अच्छे प्रोफेशनल्स बैठाए और वो अच्छा फायरवॉल बनाए, अच्छा एंटीवायरस लगाए, लेकिन मैनेजमेंट ने वो नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट का फेलियर टू कमिट सफिशियंट रिसोर्सेस, कि वो सफिशियंट रिसोर्सेस कमिट कर सके ताकि आईटी सिक्योरिटी रिस्क कम हो जाए, may adversely affect internal control by allowing improper changes to be made to the computer program। अब तुमने सफिशियंट रिसोर्सेज लगाए नहीं, है ना, आईटी सिक्योरिटी रिस्क था, लेकिन मैनेजमेंट का फेलियर हुआ कि मैनेजमेंट ने सफिशियंट रिसोर्सेज नहीं अप्लाई किए। अब उससे क्या होगा कि इंटरनल कंट्रोल ऑटोमेटिकली वीक हो जाएगा और प्रोग्राम में अनवांटेड चेंजेस होंगे, बिना ऑथराइजेशन के लोग चेंजेस करते चालू कर देंगे, मतलब हैकिंग, है ना। आपको पता है नहीं पता है, टाटा की कंपनी है JVLR, वो है लंदन में। जैगुआर लैंड रोवर कंपनी है, गाड़ियां देखते हो, लग्जरी गाड़ियां, तुमको पता है वो गाड़ियां जो है वो गाड़ियां मिनिमम मैन पावर से बनती है, ऑलमोस्ट फुल्ली ऑटोमाइज्ड फैक्ट्री होती है। हो गया मैडम, आइए, ऑलमोस्ट पूरी फुल्ली ऑटोमेटेड फैक्ट्री होती है। तुमको पता है ये रियल वर्ल्ड में हुआ है कि 1.5 साल पहले JVR में बहुत बड़ी सिस्टम हैकिंग हुई, और वो इतनी बड़ी सिस्टम हैकिंग हुई कि उनका प्रोडक्शन हॉल्ट हो गया, क्योंकि सब कुछ ऑटोमेटेड था। इंजन अपने आप ऊपर आ रहा, अपने आप गाड़ी का स्ट्रक्चर ऊपर आ रहा, अपने आप टेप लग रहे, अपने आप सीट फिट हो रही, अपने आप उसके अंदर वाईफाई लग रहा, जो भी लग रहा, बिना मैन पावर के, और किसी ने वो सिस्टम को हैक कर लिया। इतना रुपया उनको लगा उसमें, टाटा मोटर का शेयर 1000 रुपए का आज 400 पे चालू है, जस्ट बिकॉज ऑफ JVLR।
because management were unable to deploy enough resources for IT system risk, and because of that entire internal control became ineffective, and because of this system में unwanted program changes हुए. देखो पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट का फेलियर टू कमिट सफिशिएंट रिसोर्सेज टू एड्रेस आईटी सिक्योरिटी रिस्क मे रिस्क, अगर तुम सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं लगा पाए तो मे एडवर्सली अफेक्ट इंटरनल कंट्रोल, और उससे क्या होगा, you will allow improper changes to the computer program. Last है, the control environment in itself does not prevent, detect and correct material misshipment. कंट्रोल एनवायरमेंट बोले एमएम को डिटेक्ट नहीं करता, एमएम को प्रिवेंट नहीं करता, एमएम को ठीक नहीं करता. It may however influence the auditor's evaluation of the effectiveness of other controls. क्योंकि कंट्रोल एनवायरमेंट तो पूरे इंटरनल कंट्रोल का एक कंपोनेंट है ना भाई. ये पूरे पांचों कंट्रोल एनवायरमेंट इंटरनल कंट्रोल के जो पांचों कंपोनेंट है, तो 4 बजे कल पढ़ाने वाला हूं, वो मिला के इंटरनल कंट्रोल बनता है. और अब इंटरनल कंट्रोल क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, सब करेंगे, काय को मटेरियल मिसशिपमेंट. लेकिन कंट्रोल एनवायरमेंट वो कर सकता है क्या, नहीं, वो तो सिर्फ एक कंपोनेंट है. विराट कोहली मैच जीत सकता है क्या, नहीं, बुमराह चाहिए बॉलिंग करने के लिए, सिराज चाहिए बॉलिंग करने के लिए, राइट. विराट कोहली कंट्रोल एनवायरमेंट है, पूरी टीम इंटरनल कंट्रोल है. तो बोल रहा है कंट्रोल एनवायरमेंट इन इटसेल्फ डज नॉट प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट मटेरियल मिसशिपमेंट. इट मे हाउएवर influence the auditor's evaluation of effectiveness of other control. वो ऑडिटर का इवैल्यूएशन, ऑडिटर का जो दूसरे कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस को लेके इवैल्यूएशन है, वो इन्फ्लुएंस कर देगा. अगर कंट्रोल एनवायरनमेंट बेकार है तो ऑडिटर का एक बायस्ड वो बन गया कि यार ये इसमें ना बाकी ये कंट्रोल्स भी सब खराब ही होंगे, बाकी कंपोनेंट. हाँ, अरे क्या बात है, स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट इज फाउंडेशन फॉर अदर कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल. वो स्ट्रेंथ ही बेकार है तो तुम्हारा, ठीक है. तो आज हमने कंपोनेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे लेंदी पढ़ लिया है, ठीक है. इसके बाद के जो है वो तो अपने फटाफट हो जाएंगे. कल अपन 10th पेज तक पहुंच जाएंगे, कल अपन इसके ऊपर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना.